नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों को लेकर पेश किए गए आंकड़े हैरान करते हैं। राज्य में 16 लाख से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार हैं, लेकिन पिछले 1.5 सालों में उनको सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने की जानकारी सरकार के पास निरंक है। बेरोजगारी के इस विराट लीला में नौजवान ऐसे खो गए हैं जैसे सरकारी घोषणाओं में नियत। जिनका सपना था स्कूल में पढ़ाने का, वे अब व्हाट्सएप पर बच्चों के रिजल्ट देख रहे हैं। और जो पुलिस में भर्ती होना चाहते थे, वे अब खुद को व्यवस्था की गिरफ्त में पा रहे हैं। सरकार कहती है प्लेसमेंट एजेंसियों से 6,269 लोगों को नौकरी दी गई, लेकिन यह बताना भूल गई कि इनमें से कितनों की तनख्वाह आने से पहले महंगाई उसे खा गई। पहले एक रिपोर्ट, फिर इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। दुर्ग के रहने वाले सतीश निषाद हर रोज लाइब्रेरी आते हैं। मां नहीं रही, पिता रिटायर हैं। 2015 में पढ़ाई पूरी की, पहले दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की। 3 साल से शिक्षक बनने का सपना लिए किताबों से बातें करते हैं, लेकिन भर्ती की कोई खबर नहीं है। पर अब भी वो उम्मीद में जीते हैं जैसे सूखे खेत में बारिश का इंतजार। मंजू ठाकरे भी इंतजार कर रही हैं 2 साल से। कहती हैं तैयारी का वक्त कम है क्योंकि घर वालों की निगाहें उनके सपनों से ज्यादा उनकी शादी पर टिकी हैं। वो पूछती हैं कब तक तैयारी करें। ये सवाल मंजू का नहीं, हर उस बेटी का है जो खुद को साबित करना चाहती है एक मौन संघर्ष के बीच। ये सिर्फ बेरोजगारी नहीं, टूटते भरोसे की कहानी है। मैंने जॉब छोड़ के तैयारी चालू कर दी, लेकिन 2 साल से अभी तक के यहाँ देखने में आ रहा है कि सरकार की तरफ से अभी तक के भर्ती के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अंतिम समय है मेरी उम्र का, ये शायद अंतिम एग्ज़ाम होगा। इसके बाद मैं कोई एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल भी ना रहूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, घर परिवार भी देखना पड़ता है, लेकिन सबको सेक्रीफाइस करके हम अभी भी तैयारी में लगे हुए हैं। लगभग 7 से 8 लाख हमारी जनसंख्या है D.Ed B.Ed करने वाले को, लेकिन अभी का सभी का भविष्य जब अधर में लटका हुआ है। केवल सरकार की ओर हम एक उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं कि जल्दी से जल्द वैकेंसी है ताकि हम सभी का भविष्य सुरक्षित हो सके। सरकार सिर्फ हम लोग को भ्रमित कर रहा है, छात्र जितने भी स्टूडेंट लोग को है, लेकिन वो ना ही निकाल रहा है भर्ती और ना ही कुछ कर रहा है, सिर्फ बोले जा रहा है। सतीश मंजू की ही तरह छत्तीसगढ़ में 16,24,105 पंजीकृत बेरोजगार हैं, लेकिन जनवरी 2024 से जून 2025 के बीच इन बेरोजगारों को सरकारी सेवा में रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि विधानसभा में एक लिखित सवाल पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया है। मैं शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रही हूँ और मैं 2 साल से कंटिन्यू तैयारी कर रही हूँ। और कहीं भी जाइएगा, पहले तो बड़े बड़े स्कूल्स में यही बोला जाता है कि आप इंग्लिश मीडियम वाले नहीं हो। ऐसे हाँ, निजी स्कूलों में जितने भी है, एक ही उम्मीद है हमसे कि एक सरकारी नौकरी। और हम एक लेडीज़ है, मैं तो एक लेडीज़ और बहुत सारी गर्ल्स भी हैं यहाँ पे, तो मुझे अपने परिवार को छोड़ के, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ कर पढ़ाई करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ों का भी फिर सामना करना पड़ता है यहाँ पे। 16 लाख में मैं भी एक बेरोज़गार हूँ। अभी बिल्कुल भी नोटिफिकेशन कुछ भी आया नहीं है। जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, लेकिन सरकार इस मामले में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। वो बस सिर्फ नोटिफिकेशन आए, मतलब कि बस सपने दिखा रहे कि आएगा, लेकिन बिल्कुल भी और ध्यान नहीं दे रहा है। बस वादा कर रहा है, लेकिन उस वादा को निभाने में बिल्कुल भी तत्पर नहीं है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने अप्रैल से मई 2025 तक सुशासन तिहार मनाया। इस दौरान भी 4,373 हितग्राहियों ने रोजगार की व्यवस्था के लिए गुहार लगाई, लेकिन हकीकत में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 1,13,571 पंजीकृत बेरोजगार दुर्ग में हैं। बिलासपुर में 1,05,474 पंजीकृत बेरोजगार हैं। जांजगीर चांपा में 1,01,80 पंजीकृत बेरोजगार हैं। सरकार ने साल 2024 में प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से निजी क्षेत्र में 6,200 से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। साल 2025 में जून तक निजी क्षेत्रों में प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से महज 883 लोगों को रोजगार मिल सका है। बीजेपी की राज्य सरकार बनने के बाद पंजीकृत बेरोजगारों को शासकीय सेवा के लिए नियोजित या रोजगार उपलब्ध कराने की जानकारी निरंक दिया गया है। महिला, किसान, जवान, युवा हितैषी का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करना जानती है। ये सरकार रोजगार दिलाने में पूरी तरह से फेल है। उत्तर में दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में 16 लाख बेरोजगार, जिसका उन्होंने अपने 1.5 साल के 18 महीने के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए कोई भी कार्य नहीं किया है। चाहे किसानों की बात हो या युवाओं की बात हो, दिव्यांगों की बात हो या महिलाओं की,
पिछले 1 साल में जब ये विधानसभा में प्रश्न पूछा गया कि कितने युवाओं को रोज़गार दिया गया है, तो जवाब आया 0। ये सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी की। ये रोज़गार देना ही नहीं चाहते। इनका हित है कि ये रोज़गार ना दें, शराब की दुकानें बढ़ाएं। उसके अलावा लोगों को जो है मामलों में इतने सारे अलग अलग पुल गढ़ते हैं। ये सच्चाई असल मुद्दों पर यही है कि ना इन्हें रोज़गार की कोई फिक्र है, ना इन्हें किसानों की कोई फिक्र है, ना इनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन इनसे संभल रहा है। छत्तीसगढ़ में रोजगार की तलाश में पलायन भी हो रहा है। दिसंबर 2024 में दंतेवाड़ा से रोजगार के लिए हैदराबाद की फैक्ट्री में काम करने गए 40 से ज्यादा आदिवासी युवा जानलेवा बीमारी लेकर लौटे थे। कुछ की मौत भी हो गई। कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश के सवाल का जवाब उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दिया था, लेकिन हमारे सवाल पर वो कहने लगे, पहले पता करने दो। में एक आंकड़ा है बेरोजगारी को लेकर, लगभग प्रदेश में 16 लाख बेरोजगार जो हैं। इसके जो शासकीय सवाल, देखो मुझे भैया इस पे जानकारी तो ले लेने दो, बस बाद में पूछ लेना। नौकरी और रोजगार के अंतर को कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही है। नौकरी सबको नहीं दी जा सकती। रोजगार के अवसर देने के लिए राज्य सरकार लगातार युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है। कौशल उन्नयन के हमारे केंद्र लगातार संचालित हो रहे हैं। तो प्रदेश में वो स्थिति नहीं है जो 5 साल में थी। राज्य सरकार युवाओं के इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और लगातार इसमें हम कार्य कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि सब तक रोजगार के अवसर प्रदान हो, सबको नौकरी प्राप्त। तो जनाब, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का आलम यह है कि आंकड़े सरकार के पास है लेकिन नौकरियां नहीं, और बेरोजगारों के पास डिग्री है लेकिन दरवाजा खटखटाने पर भी कोई नहीं खोलता। राज्य में 16 लाख से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार हैं, यानी इतनी भीड़ तो कभी मेला प्रांगण में नहीं दिखती जितनी रोज रोजगार कार्यालय में दिख जाती है। पर सरकार कहती है कि हमारे पास जानकारी ही नहीं है कि इसमें से कितनों को काम मिला या नहीं। इधर सरकार ने सुशासन तिहार मनाया, अच्छा किया, पर लगता है तिहार में शासन चला गया और सुशासन कहीं छुट्टी पर है। ये वो सरकार है जो बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, शायद इसलिए कि बेरोजगार रोज खुद से कहे कि हिम्मत रख, सरकार के भरोसे मत बैठ। तो भाइयों और बहनों, बेरोजगारी अब सिर्फ एक समस्या नहीं, ये अब सरकारी नीति का स्थायी भाव बन चुका है, जिसमें वादे फूलते हैं, घोषणाएं फलती हैं, लेकिन नौकरी वो अभी भी बीज रूप में कहीं पड़ी है, शायद किसी और सरकार के मौसम का इंतजार कर रही है। सरकारी आंकड़े ही राज्य में बेरोजगारी के हालात बयां कर रहे हैं। नौकरी की मांग करते युवा परेशान हैं, लेकिन ये हालात कब बेहतर होंगे, ये अब भी बड़ा सवाल बना हुआ है। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल है। सबसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ जसविंदर बग्गा साहब है, बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप दुबे जी कांग्रेस से, हेमंत कुमार छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित शिक्षक संघ से, डॉक्टर DN शर्मा शिक्षाविद, और हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक आंकड़ा, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 1,13,571 पंजीकृत बेरोजगार दुर्ग में है। बिलासपुर में 1,05,474, जांजगीर चांपा में 1,01,180। यह फहरिस्त काफी लंबी है। अब काम की बात कर लेते हैं। सरकार ने 2024 में प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से निजी क्षेत्रों में 6,279 नौकरियां दी, रोजगार उपलब्ध कराए। 2025 में 883। जसविंदर जी, बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी मंचों से सिर्फ बातें करती है या वाकई गंभीर है, और अगर गंभीर है तो आपका गंभीर दिखना, इसे बताना यह भी जरूरी है। कांग्रेस कह रही है कि आप रोजगार देना ही नहीं चाहते। देखिए, कांग्रेस के ऊपर अमृत जी कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता, तो मुझे लगता है कि एक शेर है जो कांग्रेस के ऊपर एकदम मुफीद बैठता है। मुझे लगता है अपनी बात में वहीं से प्रारंभ करता हूं। जो खुद नहीं चले राहों की बात करते हैं, जो खामोश रहे अब सवालात करते हैं, हमने जलाए हैं दिए आंधियों में, वो छांव में बैठ के हिसाब करते हैं। देखिए अमृत जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 15 वर्ष के डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व वाले कार्यकाल में जिस प्रकार से शिक्षा और सरकारी नौकरियों को लेकर छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ में बहुत बड़ा काम किया, 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की और बहुत हजारों भर्तियां उन्होंने की थी, जिसके कारण युवाओं में एक प्रेरणा लगी कि छत्तीसगढ़ में भी सरकारी नौकरियां युवाओं को उपलब्ध हो सकती हैं। और जो फिगर आता है 16 लाख बेरोजगारों का, ये इसीलिए है कि शिक्षा की व्यवस्थाएं अच्छी थी और हमने युवाओं में एक आशा की किरण पैदा की थी कि आप भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज का विषय मुझे लगता है कि 2 बिंदुओं पर संतुलन रख के बात करने का है। हम जब अपने घोषणा पत्र में, अपने चुनावी वादों में बात करते हैं तो युवाओं को रोजगार की बात भी करते हैं।
आपको भी पता है अमृत जी कि नौकरियां इतनी नहीं हो सकती कि हर युवा को, हर शिक्षित बेरोजगार को हम नौकरी दे सकें। तो हमारी कोशिश क्या है, केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार और विष्णुदेव साय जी की 1.5 वर्ष की पुरानी भाजपा की सरकार, हमारी कोशिश है कि हम युवाओं को रोजगार से भी जोड़ें, और इसके लिए लगातार प्रयास हम करते चले आ रहे हैं। आपने देखा होगा अभी हमारी सरकार ने जो नई औद्योगिक नीति छत्तीसगढ़ के लिए लागू की है, उसमें हमने क्या किया साहब, हमने उन उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने की बात की है जो स्थानीय लोगों को, स्थानीय युवकों को, युवतियों को 1000 से ज्यादा नौकरियां उत्पन्न करेंगे। और हमने ये भी कहा है कि ऐसे नौकरी में लगने वाले युवाओं को 15,000 रुपए प्रति माह का प्रशिक्षण की राशि सरकार मुहैया कराएगी। तो सरकार की ईमानदाराना कोशिश, और कैसे स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप छत्तीसगढ़ की बात हमने की थी, 50 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी ब्याज के। ठीक है जसविंदर जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि इतना कर नहीं सकते, तो जब कर नहीं सकते तो सर ये पंजीकृत बेरोजगार आए कहां से? आप ही ने पंजीयन करवाया, आप ही ने वो आंकड़े दिखाए, मंच से आप ही ने सपने दिखाए, आप कह रहे हैं कि आपने उम्मीद पैदा की है। तो कौन सी उम्मीद पैदा की है सर? डिग्री लेकर नौकरी नहीं है, अब वे कौन सी उम्मीद भेजिए? आपके आश्वासन से घर नहीं चलेगा। मैं आपके इस तंज को स्वीकारता हूं, लेकिन मैं अपनी ईमानदाराना कोशिश की बात करता हूं। हमने 1.5 वर्ष पूर्व जिस समय कांग्रेस से अपने सेवा करने का मौका प्राप्त किया छत्तीसगढ़ की जनता के मतों के माध्यम से। ठीक है संदीप जी, क्या कहेंगे आप? तब से लेके जसविंदर जी कह रहे हैं कि उन्होंने एक नई उम्मीद की किरण पैदा कर दिया युवाओं में। संदीप जी, मैं बाकी जो आपके रिपोर्टर ने आंकड़े पेश किया है वो आंकड़े तो उनके हैं जो रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराए। जसविंदर जी या सभी को मालूम है कि बहुत सारे लोग पंजीयन भी नहीं कराते, तो अपंजीकृत भी रह जाते हैं। जैसे कई डॉक्टर होंगे, नर्सेस होंगे, कई ऐसे सेक्टर है जो लोग पंजीयन भी नहीं कराते। तो आज के डेट में अगर कहा जाए, आज आंकड़े आए तो करीब 16,92,824 के करीब जो है रजिस्टर है। अब मैं इसमें स्टार्ट वहां से करना चाहूंगा कि इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया था मोदी की गारंटी, उसमें तीसरा नंबर में, दूसरा नंबर है महतारी वंदन था, तीसरा नंबर में इन्होंने कहा कि हम 1 लाख शासकीय कार्यालय में जो रिक्त पद है उसकी भर्ती करेंगे। उसके अलावा अन्य जो पद हैं, जो शिक्षक के 57,000 को छोड़ के, ये घोषणा पत्र भी मैंने निकाल के रखा है, इसमें मैंने मार्क किया हुआ है, इसमें 1 लाख पद और ये 57,000 पद जो है ये डायरेक्टली शिक्षक के। तो करीब करीब शिक्षक के 63,000 करीब जो है पद रिक्त हैं। उसमें इन्होंने कहा कि 57,000 पद जो है हम तुरंत सरकार आते कि इसकी भर्ती प्रारंभ कर देंगे, जिसमें इन्होंने नहीं किया। साथ ही साथ अब इस भर्ती को कटौती करने के लिए इन्होंने 10,400 के करीब स्कूल बंद कर दिया। तो अब स्कूल बंद करने से क्या होगा कि रोजगार के अवसर जहां होने थे, जहां आगे बढ़ना था रोजगार देने के लिए सरकार को, जो सपना दिखाया था, जो लोगों से वादा किया था, जिस झूठे वादे के बदौलत बीजेपी सरकार में आई। मैं नहीं कह रहा था, आपके रिपोर्टर ही बेरोजगारों से बात कर रहे थे, वो किसी पार्टी के हैं नहीं, वो अपना दर्द बता रहे थे। कम से कम शिक्षकों की जो भर्ती है उसको स्टार्ट करना चाहिए। अब रही बात प्लेसमेंट एजेंसी की, बात करते हैं प्लेसमेंट, जो रिप्लेसमेंट इन्होंने किया अपने डॉक्टर रमन सरकार का ये प्रयोग था कि हम जो है प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से भर्ती करेंगे। क्या है, जिम नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा है। इन्होंने क्या किया है कि जितने भी कारपोरेशन में और अन्य निकायों में जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे उनको बिना बताए, बिना जानकारी के, जो अनियमित कर्मचारी थे, कलेक्टेड दर में काम कर रहे थे, उनको प्लेसमेंट एजेंसी को सौंप दिया। उनको ये बात बाद में पता चली जब सैलरी जब उनके अकाउंट में आने लगा कि प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से। तो ये तो उनके साथ धोखा किया। आपको बता दूं मेडिकल कॉलेज में कम से कम 700 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली हैं, नर्सों के पूरे पोस्ट खाली हैं, इवन साथ ही साथ पुलिस विभाग में रिक्तियां हैं, अन्य विभागों में भी बहुत सारी रिक्तियां हैं। तो सरकार का, अगर सरकार इसमें काम करना चाहती तो दिखना चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा, कोई भी प्रोसेस ये दिखना चाहिए, दिखाना भी चाहिए। बीजेपी दिखाती तो है, बताती तो है, लेकिन ये चीजें हों और इसे बताया जाए तो उसका स्वागत है। हेमंत जी हमारे साथ छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित शिक्षक संघ से हैं, शिक्षक भी काफी परेशान हैं और बीते दिनों हमने कई प्रोटेस्ट देखे हैं। हेमंत जी, क्या है स्थिति?
देखिए, सरकार यहाँ घोषणा करती है कि हम 57,000 शिक्षक भर्ती लेंगे करके, लेकिन बीते 2 साल से एक भी पदों पर भर्ती नहीं हुई है। और सरकार कहती है कि यहाँ जो रिक्त पद थे, 78,000 से अधिक पद रिक्त थे, वो बोलते हैं कि आज 25,000 के लगभग पद रिक्त है करके। और इसी का जब हम सत्र में प्रश्न लगाए थे विधानसभा में, तो जवाब दिया गया था कि 56,601 पद रिक्त है करके। और अभी हाल ये है कि इन लोग कह रहे हैं कि 25,000 पद ही रिक्त है करके। और जब प्रश्न किया गया था ये भी कि क्या सेटअप में बदलाव किया जा रहा है 2008 के सेटअप में, स्कूल सेटअप में, तो इन्होंने जवाब दिया कि नहीं, किसी प्रकार के सेटअप में बदलाव नहीं किया जा रहा है करके। लेकिन देखे तो यदि सेटअप में बदलाव नहीं किए हैं तो 40,000 से अधिक पद कहाँ गए, ये आज हमें समझ नहीं आ रहा है। और आने वाले भविष्य में जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए जो 40,000 पद है वो हमेशा के लिए समाप्त, हमेशा के लिए उनके लिए बंद कर दिए जा रहे हैं। जी, शिक्षा को लेकर के एक बड़ी समस्या सामने आने वाली है। और ये भी बात है कि हम देख रहे हैं आज कि 1.5 साल से अधिक का समय हो जा रहा है, शिक्षा मंत्री तक सपोर्ट विभाग में शिक्षा मंत्री तक नहीं है। ठीक है अमन जी, आते हैं आपके पास। हमारे साथ शिक्षाविद डॉक्टर डीएन शर्मा साहब है। डीएन शर्मा साहब, हकीकत को झुठला देना, ये कहना कि हम बेहतर काम कर रहे हैं जबकि आंकड़े परेशान करने वाले हैं, क्या ये वक्त है एक्सेप्ट कर लेने का कि हाँ हम इस मोर्चे पर पीछे हैं? देखिए, स्थितियां तो बड़ी गंभीर और जटिल हैं। जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, मैं एक शिक्षाविद होने के नाते मेरी चिंता शिक्षा को लेकर ज़्यादा है कि स्कूलों में टीचर नहीं हैं, कॉलेजों में टीचर नहीं हैं, यूनिवर्सिटीज़ में टीचर नहीं हैं। मैं आपको आंकड़े भी दे सकता हूं। और वैसी स्थितियों में जो शिक्षा प्रक्रिया से बच्चे गुजरकर शिक्षित हो रहे होंगे, उनकी दक्षता का जो विकास हो रहा होगा, उनकी जो योग्यताएं उसमें बन रही होंगी, वो किस स्तर की बन रही होंगी और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी कितनी होगी। एक कल परीक्षा हुई है व्यापम ने, यहाँ पर सब इंजीनियर्स की परीक्षा की है। 25,000 लोगों ने उम्मीदवारी थी उनकी 128 पद के लिए। सोचिए, 128 पद के लिए 25,000 सब इंजीनियर टूट पड़े कि हमको नौकरी मिल जाए। ये स्थितियां हैं। और हम मानते हैं कि सरकारी सेक्टर में सारी नौकरियां नहीं होंगी, लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो निजी क्षेत्रों में भी इस प्रकार अपनी आर्थिक नीतियों को, अपनी जो व्यवहारिक प्रयासों को इस प्रकार से करें कि लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध हो, प्रदेश के लिए रोजगार उपलब्ध हो। और हमारा प्रदेश तो ऐसा है कि बहुत बड़ा हिस्सा आदिवासी क्षेत्र का है, देहाती क्षेत्र हैं। तो जो शिक्षा का जो असंतुलन उनके पास में है, उसके कारण उनकी क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। अभी एक महिला का इंटरव्यू आपने दिखाया, उसने कहा कि मैं बीएड की हुई हूँ और जब किसी निजी स्कूल में जाती हूँ तो बोलते हैं आपको अंग्रेजी माध्यम का होना चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ से अंग्रेजी माध्यम की डिग्री हासिल करके वो आ जाएंगे? शहर के पढ़े लिखे लोग, अच्छे पैसे वाले लोग, उनके बच्चे अंग्रेजी के अच्छे बिल्कुल सही आपने कहा सर। सवाल कहीं और इसकी बुनियाद में जाने की जरूरत है। आते हैं आपके पास, लेकिन उससे पहले एक कमेंट हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी से। और अक्सर आप कई वैसे इलाकों में जाते हैं जहां पर कई समस्याएं होती है नीलेश, लेकिन एक बड़ा सवाल, बेरोजगार युवाओं की स्थिति कैसी है, पढ़े लिखे बेरोजगारों की स्थिति कैसी है? मौजूदा वक्त में प्रदेश में नौकरी या रोजगार हासिल कर पाना किसी युवा के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, एक तो जो युवा हैं उनको आंकड़े बताते हैं कि उनको नौकरियां किसी भी सेक्टर में, चाहे अगर निजी में भी है तो निजी के भी आंकड़े 1.5 साल के कितने हैं, दोनों सालों के अगर मिला भी लें तो 7,000 कुल लोगों को आसपास 7,000 के आसपास निजी सेक्टरों में प्लेसमेंट एजेंसियों से नौकरी दी गई है। जबकि आपके पास जो पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या है वो 16 लाख से ज्यादा है। हम उसमें 4 से 5 लाख मान लेते हैं कि ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ रोजगार के लिए पंजीकरण करा लिए, क्योंकि ये भी सवाल होता है कि बस सरकारी नौकरी के चक्कर में लोग पंजीकृत करा लेते हैं या किसी योजना के चक्कर में करा लेते हैं और वो कुछ ना कुछ काम करते होते हैं। फिर भी 10 लाख अगर संख्या, 10 से 11 लाख की संख्या अगर आपके पास बेरोजगारों की है तो ये अपने आप में बड़ी चिंता है। और एक और जिक्र करता हूँ, जिनको रोजगार मिल भी रहा है, जैसे बस्तर का आदिवासी इलाका है, वहाँ स्कूलों में शिक्षा दूतों को नियुक्ति की गई है, उन स्कूलों में जहाँ पर की घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे और वहाँ
स्कूल बंद करा दिए गए थे नक्सल समस्या की वजह से, और फिर से इन्हीं सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस की पिछली सरकार हो या 1.5 साल में विष्णुदेव साय सरकार हो, उन्होंने खोला है और इसका भयंकर प्रचार प्रसार अपने माध्यमों में करते रहे कि उन नक्सल इलाकों में हमने 200 से 400 के आसपास स्कूलें खोल दी। उसमें पढ़ाने की जिम्मेदारी शिक्षा दूत की है। कलेक्ट्रेट दर पे उसको 12,500 रुपए वेतन दिया जाता था, जिसको कटौती करके 10,000 रुपए कर दिया गया है। अब जो अपनी जान जोखिम में डालकर युवा वहां पढ़ाने जा रहा है कलेक्ट्रेट दर पे, यानी कि उसकी नौकरी कभी भी जा सकती है, कल से कहा जा सकता है कि आपको नहीं आना है, उसको भी जो 2,500 रुपए उसके भी काट दिए जाते हैं। और उसको भी समय पर जो पैसे मिलने चाहिए, मतलब एक तारीख तय हो उस पर भी समय पर पैसा नहीं मिलता है। हमने ही दिखाया था कि 6-6 महीने तक पेंडेंसी थी उनके वेतन को लेकर। तो एक तो आप नौकरी दे नहीं रहे हो, जिसको नौकरी मिल रही है उनको भी आप समय पर वेतन नहीं दे पा रहे हो। दूरस्थ इलाकों में जो कि वाकई बड़ी मजबूती से, बड़ी जान जोखिम में रखकर काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और उसमें से अभी कुछ दिन पहले ही 3-4 दिन पहले ही एक बड़ा प्रदर्शन भी उनके ग्रुप ने किया था कि 8 शिक्षा दूतों को नक्सलियों ने इसलिए मार दिया क्योंकि वो सरकार के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जान जोखिम में डालने वालों को भी नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार घूम रहे हैं। उसमें से कुछ उदाहरण हम अभी स्क्रीन पर कई सवाल है, बिल्कुल सही आपने कहा नीलेश, कई सवाल है। जसविंदर जी आपके पास आना चाहेंगे। आपने सुना हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी को, डीएन शर्मा साहब को और हेमंत कुमार जी को सुना, संदीप जी ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। डिग्रियां हैं, नौकरियां नहीं है, और बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं उसके सामने आप जो रोजगार मुहैया करा रहे हैं वो बहुत कम है। तो सर ऐसे में यकीन दिलाना होगा और ये बताना होगा कि किस रोड मैप पर सरकार काम कर रही है। देखिए, इस घने अंधकार में सरकार की कोशिश है ईमानदारी से दिया जलाना, रोशनी फैलाना और उसके साथ युवाओं को जोड़ के रोजगार की तरफ लेके जाना, नौकरियां और स्वरोजगार। मैंने स्वरोजगार की बात की थी, नौकरियों की बात में मैं आ रहा था, आपने मुझे विषय नहीं दिया था। अमृत जी देखिए, इस सरकार ने 18 माह पहले जिस समय सत्ता की बागडोर संभाली थी, हमने क्या किया? हमने कांग्रेस सरकार के 5 वर्षों के उन गलतियों को सुधारने की पहली कोशिश प्रारंभ की जिनके नाम से युवा परेशान था, भ्रमित था, हताश था, उदास सर था। तो भ्रम दूर कीजिए ना सर, डबल इंजन की सरकार है, आप अब भी कांग्रेस का रोना रो रहे हैं। चलिए आप ही की सरकार है ना, कहां कांग्रेस आपको रोक रही है? मैं जब तक आपको अमृत जी यह नहीं बताऊंगा कि गड्ढा कितना गड्ढा था जिसको हमने भरा है इन 1.5 वर्षों में, तब तक आपको उस भयावह स्थिति का एहसास ही नहीं हो सकता। मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूं, सीजीपीएससी के घोटाले का। क्या दुर्गति कर दी थी युवाओं की इस सरकार ने 5 वर्ष में, कांग्रेस की सरकार ने। सिर्फ अधिकारियों के और नेताओं के बच्चों को उन्होंने सरकारी नौकरियों में लगा दिया, परिश्रम करने वाले, पसीना बहाने वाले। जसविंदर जी सवाल स्पष्ट है, आप बताएं ना, आपने कितनी नौकरियां दी हैं, कितनी नौकरियां आप आने वाले वक्त में देंगे, कैसे देंगे? मैं क्या कह रहा हूं कि युवाओं में हमने उत्साह कैसे पैदा किया। हमने व्यापम का एक सालाना कैलेंडर बनाया अमृत जी, जिसमें हमने युवाओं को बताया कि कौन सी परीक्षा किस महीने में कब होगी। युवाओं को यह तो पता है कि वो जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी का परिणाम। सर ये तो सियासी बात आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी को मौका ही नहीं मिला है, कांग्रेस से पहले भी आपको मौका मिला, अब भी डबल इंजन की सरकार है। आप शब्दों का जाल बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन इससे काम चलेगा नहीं सर। ना, मैं फिर से कहता हूं, हमने एडीओ की परीक्षा ली है, हमने आबकारी निरीक्षक की परीक्षा ले ली है, हमने फार्मासिस्ट की परीक्षा ली है, नर्सिंग की परीक्षा होने वाली है, पुलिस की भर्ती लगने वाली है, अग्निशमन में ड्राइवर की भर्ती आने वाली है। हमने पीएससी की परीक्षाओं को एक व्यवस्थित रूप से उसका सालाना कैलेंडर बना के युवाओं में उत्साह दिया है, युवाओं को विश्वास दिया है अमृत जी। और देखिए, इसके नाम से आज युवा अपनी तैयारियों में लगा हुआ है और हमने कैसा वातावरण दिया है। ठीक है संदीप जी, ठीक है, एक कमेंट संदीप जी से, उसके बाद फिर आते हैं। संदीप जी, क्या आपको लग रहा है कि सब ठीक है? 13 नगरीय निकाय के बच्चों को वैसे उपलब्धि हम देने जा रहे हैं। बातों से ही लग रहा है कि इनका, एक मिनट बगैर संदीप जी प्लीज। पंकज जी की बातों से ही ये रहेंगे, जिस स्लो ये चल रहे हैं। अभी इन्होंने एग्जाम आरआई का लिया, उसका अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ प्रोसीजर, और साथ साथ खाद्य निरीक्षक का भी चल रहा है प्रोसीजर, सहायक श्रम अधिकारी का भी चल रहा है, ग्रामीण विस्तार अधिकारी का भी चल रहा है, स्थानीय निधि सब। लेकिन सारे पोस्ट को आप टोटल करेंगे तो ये 5 साल में 4,000 भी पार नहीं करेगा। और 1 लाख जो रिक्त पद है, जो मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी को आप क्यों यहाँ पे मगन नकार रहे हैं?
बग्गा जी को कहना चाहिए कि मोदी की गारंटी हम पूरा करेंगे। बिल्कुल कब नहीं पूरा कर रहा करेंगे? हूं। रिक्त पद आपने स्टार्ट नहीं किया। मोदी की अगर इस पद गारंटी को 1 लाख 5 पद वर्षों को के लिए भर्ती है करना समीर चालू जी। करेंगे, हम भर्ती सरकार में करना 5 वर्षों के लिए आए हैं ना। भर्ती करना हमने चालू 5 करेंगे वर्षों तो का वादा 20 किया है वर्ष भी में नहीं कर राजनीतिक पाएंगे। युवाओं से, और हम 5 में 1 लाख से अधिक 1 लाख आपने की बात कर रहे हैं। 57,000 ठीक है जसविंदर जी, जितनी बड़ी पार्टी है सर आपकी, जितने लोगों को आपने मेंबर बनाया है, अगर उतने लोगों को भी आपने रोजगार दे दिया तो प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। सबसे बड़ी पार्टी है आपकी, इस मामले पर बातों से बेहतर है एक बेहतर रोड मैप जो उसे सामने लाया जाए। डीएन शर्मा साहब, आपको कहां पर ऐसा लगता है कि चुनौती है और कहां पर आपको लगता है जिस वजह से ये चीजें, अगर कोशिश भी है तो बेहतर नहीं हो पा रही? देखिए, चुनौतियां तो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, देखिए जो हमारी शिक्षा की व्यवस्था में हमारे जो पाठ्यक्रम हैं वो मार्केट की जो नीड्स हैं उससे कोई तालमेल उनका बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है या इंडस्ट्री की जो नीड होती है उसके हिसाब से पाठ्यक्रमों में जो परिवर्तन का काम नहीं हुआ है। इसके कारण एक स्किल गैप आ जाता है, जो उनकी क्षमताओं का गैप आ जाता है, जो नौकरियों में प्राइवेट सेक्टर में उनको लेने में दिक्कत होती है और वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा पाते, और इसलिए सरकारी नौकरियों के प्रति उनका ज़्यादा हो जाता है कि हम यहाँ कंपटीशन दें हो जाए। दूसरी बात यह है कि जो हमारा क्षेत्रीय असंतुलन है और जो शैक्षणिक संस्थाओं के स्तर हैं उनके कारण भी दिक्कत पैदा होती है जिस प्रकार का प्रोडक्ट तैयार होना चाहिए। तीसरी बात, शासन। बिल्कुल सही आपने कहा सर, और बिल्कुल सही आपने कहा कि कहीं ना कहीं यहां पर भी विचार करने की जरूरत है। इतिहास से ज्यादा अगर विज्ञान पर फोकस करें तो तस्वीर और बेहतर हो सकती है, लेकिन उम्मीद करते हैं ऐसे मामलों पर सरकार गंभीरता से विचार करे, क्योंकि आंकड़े हैरान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, डरा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़े बीजेपी से जसविंदर बग्गा साहब, संदीप दुबे जी कांग्रेस से, हेमंत कुमार जी प्रशिक्षक शिक्षक संघ से, डीएन शर्मा साहब शिक्षाविद और हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।